पढ़ाई करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आइए। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग डार्विन साहब के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। डार्विन साहब के बारे में हमने देखा था कि 21 साल की उम्र में वो चले गए थे दुनिया भ्रमण पे निकल के एवोल्यूशन को समझने। डार्विन साहब कई लोगों से इन्फ्लुएंस्ड भी थे, उसी में नाम था मैलथस साहब का। मैलथस साहब ने पॉपुलेशन पे कुछ बातें कही थी और डार्विन साहब इससे बहुत प्रभावित थे। तो इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि डार्विन साहब ने अपनी क्या बातें कही। अब जरूरी नहीं है कि उनकी सारी बातें सही ही हो, वो भी हम लोग जानेंगे कि उनकी कौन सी बात सही है या कौन सी बात गलत है। लेकिन फिलहाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेन पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म, कि आखिर डार्विन साहब कह रहे थे। तो एक सेकेंड, जरा पेन का थिकनेस, हाँ ठीक है। सबसे पहले जानिए, डार्विन साहब का कहना ये था, इनका पहला पॉइंट था रैपिड मल्टीप्लिकेशन। डार्विन साहब कह रहे थे कि हर ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीसीज का, उसके अंदर इनॉर्मस फर्टिलिटी होती है, उससे वो मल्टीप्लाई करता है। बिल्कुल मैलथस साहब की बात, जो मैलथस साहब कह रहे थे उसी से ये इन्फ्लुएंस्ड भी थे। ऑल स्पीसीज हैव इनॉर्मस, हर स्पीसीज के अंदर इनॉर्मस फर्टिलिटी होती है एंड दे रिप्रोड्यूस, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड दे रिप्रोड्यूसेस इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बट इसके बावजूद भी उनकी जनसंख्या जो है वो स्टेबल रहती है। ये मैलथस भी कह रहे थे। बट इवन आफ्टर दिस their population remains stable, जैसे सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ के। अब इसमें दूसरी बात उनको क्या थी, एक्सेप्ट फॉर सम सीजनल फ्लक्चुएशन, आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट फॉर सम सीजनल फ्लक्चुएशन। अब इसमें दूसरी बात क्या है, तो जैसे आपको ये पिछली क्लास में भी हम समझाए हुए थे कि ठीक है, एक मछली 1000 अंडे दे रही है, एक मछली 1000 अंडे पानी में दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके जो अंडे हैं, जब उससे बच्चे बाहर आएंगे तो उनको फेस करना पड़ेगा। क्या फेस करना पड़ेगा? कंपटीशन। उनको जिंदा बने रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, या कह लीजिए इसी को कहा जाता है कंपटीशन। अब किस तरह की कंपटीशन होती है, सुनिए। अब कह रहा है पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है हर ऑर्गेनिज्म में, मछली 1000 अंडे दे रही है, कुत्ता 5 बच्चा पैदा कर रहा है, लेकिन जब वो बच्चे आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज फिक्स हैं। अब एक तालाब में जितना खाना रहना है उतना ही रहेगा, एक गली मोहल्ले में जितना खाना रहना है उतना ही रहेगा। तो जब बच्चे पैदा लेंगे किसी भी कुत्ते के, तो उन बच्चों में आपस में ही खाने के लिए कंपटीशन होगा। और आपको पता है उनके विद इन द स्पीसीज जितने कुत्ते होंगे उन सबके बच्चे आपस में क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। इसको इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। जैसे आप लोग अपने अंदर देखिए, ह्यूमंस की आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कितना तगड़ा कंपटीशन है। आपके नीट में 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ रहा है आप लोगों का, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, सीट्स लिमिटेड है, कंपटीशन बढ़ गया। दूसरी बात, सिर्फ आपकी लड़ाई, आपकी कंपटीशन बने रहने के लिए आपके प्रजाति से नहीं है, दूसरी प्रजातियों से भी है। अब हो सकता है कि भाई कुत्ते का बच्चा है तो उसको किसी दूसरे जानवर से खतरा हो, शेर से खतरा हो, बाघ से खतरा हो, तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, दो स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन है। और इसके बाद नेचर भी कुछ कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, आए दिन सूखा पड़ता है, गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ता है। तो 3 तरह का कंपटीशन होता है, अपनी प्रजाति में, दूसरी प्रजाति से, और नेचर के साथ, नेचर में बने रहने के लिए जद्दोजहद। इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन होता है वो विद इन द सेम स्पीसीज होता है। इंसानों की असली लड़ाई तो इंसानों के साथ है,
आपका लड़ाई बंदर के साथ थोड़ी ना है मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, आपका लड़ाई कुत्ता के साथ थोड़ी ना है, आपकी लड़ाई तो इंसानों के साथ है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। तो मैं क्या बता रहा हूं, इसमें मैं लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा। समझ में आया कंपटीशन सबको? यस सर। ड्यू टू increased population but limited resources, the organism struggles for existence। ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होती है। कंपटीशन के तीन टाइप होते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इंटर इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक जो होता है वो विद इन द स्पीसीज होता है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इंसानों का इंसानों के साथ, कुत्ता का कुत्ते के साथ, मछली का मछलियों के साथ, विद इन द स्पीसीज। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन होता है, क्योंकि अपनी ही प्रजाति के साथ जब आप लड़ते हो तो क्योंकि रिसोर्सेज सेम होते हैं। हो सकता है रिसोर्स सेम मतलब आप भी उसी कॉलेज के लिए लड़ रहे हो और आपका दोस्त भी उसी कॉलेज के लिए लड़ रहा है, आप भी उसी खाने के लिए लड़ रहे हो और वो भी उसी खाने के लिए लड़ रहा है, तो कंपटीशन तो स्ट्रांग होगा ही। स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन यही होता है। दूसरा कंपटीशन कौन सा होता है? इंटर स्पेसिफिक। हमारी लड़ाई दूसरी प्रजातियों के साथ है ही, हर प्रजाति का दूसरे, इवन दूसरे जानवरों के हमसे खतरा है। मुर्गियों को तुम उठा के खा जा रहे हो, बकरियों को उठा के खा जा रहे हो, तो उनकी कंपटीशन है कि नहीं हमारी प्रजाति से? बिल्कुल है। उनको नेचर में बने रहने के लिए हमसे भिड़ना पड़ता है, हमसे बचना पड़ता है, हंटिंग करते हैं विथ डिफरेंट स्पीसीज। तो अपनी प्रजाति के साथ साथ आपका कंपटीशन दूसरी प्रजातियों के साथ भी है, और इन्वायरमेंटल कंपटीशन भी है। रोज डे बाय डे अभी देख ही रहे हैं, कोरोना वायरस आ गया, तो ये इन्वायरमेंटल कंपटीशन ही है। किसी प्रजाति के साथ ना होके नेचर के चैलेंज को आप झेल रहे हैं। बच गए तो बहुत बढ़िया, नहीं बचे तो फिर हो गया भाई कि साफ हो गए। मतलब जैसे आए दिन फ्लड आता है, ड्रॉट आता है, सूखा आ जाता है, कोई बीमारी फैल जाती है, डिजीज हो जाता है, ईटीसी। तो दिस आर द, ये बात सही भी था डार्विन का कि हाँ, जब आप रैपिडली मल्टीप्लाई करोगे तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आप सुनते भी होगे कि लोग कहते भी हैं कि हाँ भाई, पॉपुलेशन पे रोक लगाइए वरना कंपटीशन बढ़ा जा रहा है। तीसरी बात क्या कह रहे थे अपने डार्विन साहब? उनका कहना था वेरिएशन। वो कह रहे थे कि किसी भी पॉपुलेशन का जो है वेरिएशन जो है वो रूल है नेचर का, ध्यान रखिएगा। उनका कहना था कि वेरिएशन इज द रूल ऑफ नेचर, ध्यान रखिएगा। वेरिएशन इज द रूल ऑफ नेचर। मतलब रूल ऑफ नेचर, इसका मतलब क्या होता है हम आपको 2 मिनट के अंदर समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो एक मैं पॉइंट लिख दूं। स्मॉल वेरिएशंस, वेरिएशन accumulates generation by generation to form new species। देखिए, डार्विन साहब का कहना था कि हम लोग लाख एक जैसे दिख जाएं, हम सब इंसान ही हैं, दो आंख नाक कान यही सब है, लेकिन फिर भी हम में कुछ ना कुछ असमानताएं हैं, वेरिएशंस हैं। और जैसे हम हैं, हम शादी किए, अब मेरा बच्चा मेरे से थोड़ा अलग होगा, उसका बच्चा उससे थोड़ा अलग होगा, और ऐसा करते करते थोड़े थोड़े बदलाव आते आते आज से कई सैकड़ों साल बाद हम लोग काफी बदल जाते हैं। आप आदि मानव को देख लीजिए, आज से पहले के इंसानों को देख लीजिए, गोरिल्ला जैसे थे, एप्स जैसे थे, और अब के हम लोगों को देख लीजिए। तो क्या हुआ? छोटे छोटे बदलाव आते गए, रातों रात नहीं बन गया इंसान, छोटे छोटे बदलाव आए, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठा होते गए, एक्यूमुलेट होते गए, और फाइनली आप आज दिख रहे हो। अभी हर जनरेशन में बदलाव आता है, फिर कई साल बाद देखोगे, कई सैकड़ों साल बाद, हजारों साल बाद देखोगे, फिर बदलाव आपको नजर आ जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि वेरिएशन रूल होता है नेचर का? बताइए। यस सर।
अगली बात क्या कह रहे थे डार्विन साहब? अगली बात डार्विन साहब का कहना था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, आइए नेचुरल सिलेक्शन के बारे में देखते हैं। डार्विन साहब का कहना था ड्यूरिंग स्ट्रगल only those organism which have only those organisms which have the most suitable variation only those organisms survive होगा which have the most suitable variation according to nature। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ according to nature। जैसे आप सबको पता है, डार्विन साहब क्या कह रहे थे इसको समझिए, हम कारण भी बताएंगे। जैसे आप सबको पता है कि अभी हम लोग टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब जमीन पे हम लोग रहते हैं, ऐसे इंसान हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक। अभी सब इंसानों के पास क्या है? लंग है। लेकिन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रहा है। आज से हो सकता है सैकड़ों साल बाद धरती पे पानी ही पानी हो। अब क्या हुआ, पानी ही पानी अगर धरती पे होगा, और हम लोग तो फेफड़े वाले इंसान हैं, लंग वाले इंसान हैं, तो नेचर कह रहा है कि भाई तुम एक्वेटिक बनो, तुम्हारे अंदर गिल्स होना चाहिए, और तुम्हारे अंदर लंग्स है। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो हम में जिसके पास क्या हो, गिल्स हो। और नेचर कह रहा है कि हाँ हर जगह पानी ही पानी है, और उस इन्वायरमेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग आपके पास वेरिएशन भी है, गिल्स है आपके पास। तो नेचर में आप ना सरवाइव कीजिएगा, हम लोग तो खत्म हो जाएंगे। वो वही इंसान एक्वामैन कहलाएगा, समझ रहे हैं, जो पानी में सरवाइव कर जाए भाई। तो कल होके नेचर बदले और नेचर जो डिमांड करे वही वेरिएशन आपके पास हो, तो नो डाउट नेचर आपको सेलेक्ट करेगा और बाकी लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताइए। इसी इसी में दो बातें कही गई, इसी चीज को अलग अलग शब्दों में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात, जो सबसे फिट हैं वो सर्वाइव करेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने कही थी। हर्बर्ट, वो भी यही चीज कह रहे थे। और उसी बात को अपनी भाषा में, नेचुरल सिलेक्शन की बात को अपनी भाषा में, ध्यान दीजिएगा, डार्विन साहब ने कहा कि नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जिसके पास सबसे फिटेस्ट कैरेक्टर होते हैं। ये डार्विन साहब कह गए, ठीक। अब कहता है कि सर ठीक है, चलो ये बात आपका समझ में आ गया। एक बात समझिएगा, लेकिन डार्विन साहब के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन का एक अलग मतलब था। नेचुरल सिलेक्शन का एक अलग मतलब क्या था, हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक तालाब है, इस तालाब में दो मछलियां हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक तालाब छोड़िए, मान लीजिए दो राजा हैं, दो किंग हैं, एक ये किंग है और एक ये किंग है। इस किंग के पास 1000 सोल्जर हैं और इसके पास सिर्फ 500 सोल्जर हैं। दोनों में लड़ाई होती है, मान लीजिए दोनों एक दूसरे के 500 सोल्जर को मार देते हैं, 500 सोल्जर मर जाते हैं दोनों के। तो जिसके नंबर ऑफ सोल्जर्स ज्यादा हैं उसके सर्वाइवल के चांसेस भी ज्यादा हैं। भले 500 से 500 कट भी जाए, मर भी जाए, फिर भी जिसका 1000 सिपाही है वो बच जाएगा नेचर में। डार्विन का कहना था कि मेरे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म नेचर में सरवाइव करता है जिसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा हो। जैसे एक तालाब में कोई मछली अगर 1000 अंडे दे रही है और कोई मछली सिर्फ 100 अंडे दे रही है, तो जो 1000 अंडे देगी, अगर उसके 100 बच्चे मर भी जाते हैं, 200 बच्चों को कोई और भी खा जाता है, फिर भी उसके कुछ ना कुछ बच्चे बच जाएंगे, उसकी पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। समझ रहे हैं बात को, बोलिए तो। यस सर। यस सर। अकॉर्डिंग टू डार्विन, only those organism which are reproductively fit survives
सर्वाइव्स मोर इन नेचर, वही नेचर में ज्यादा सरवाइव करते हैं। द मोर इज द नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, द मोर इज द सर्वाइवल चांस। ऑफ स्प्रिंग ज्यादा तो सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा। अगली बात डार्विन ने कही, गलत कही थी, ये था थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस क्या था सुनिए। डार्विन का कहना था कि आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स बनाते हैं। जैसे मान लो, डार्विन का कहना क्या था इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग, डार्विन क्या कह रहे थे, जैसे मान लो अगर मेरे को अपना बच्चा पैदा करना है, तो इनका कहना क्या था कि जैसे मेरी आंखें अगर ब्लैक है तो मेरा आंख जो है वो छोटा सा पार्टिकल बनाएगा, उसको पेंजन कहते हैं, उसको ब्लड में डाल देगा। मेरा स्किन अगर गोरा है तो मेरे स्किन छोटे से पार्टिकल्स बनाएंगे पेंजन, उसको ब्लड में डाल देंगे। ठीक है, मतलब मेरी बॉडी का हर एक ऑर्गन छोटा छोटा हेरिडेटरी पार्टिकल बनाएगा, वो मेरे टेस्टिस में जाएगा, वहां से मेरे स्पर्म में जाएगा, और फिर स्पर्म से अगली पीढ़ी में जाएगा। कहने का उनका मतलब ये था कि आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है छोटा छोटा माइन्यूट हेरिडेटरी पार्टिकल बनाता है, और उसी माइन्यूट हेरिडेटरी पार्टिकल को डार्विन साहब क्या कह रहे थे, पेंजन कह रहे थे। हालांकि ये थ्योरी कंप्लीटली गलत थी, इसमें हम लोग बात करेंगे अभी कि क्यों गलत था थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। देखिए थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस में बात कर लेते हैं हम लोग। डार्विन साहब का क्या कहना था, इनका कहना ये था कि एवरी ऑर्गन ऑफ बॉडी मेक्स माइन्यूट hereditary particles called पेंजेंस, और उन्हीं को इन्होंने कहा गैम्यूल्स। पेंजेंस या गैम्यूल्स, ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा आंख अलग बनाता है, कान अलग बनाता है, नहीं, जो बनना होता है वो टेस्टिस में इंफॉर्मेशन होते हैं, वहीं से अगली पीढ़ी में पास करता है, ऐसा नहीं होता है। ये पेंजेंस थ्रू ब्लड जाते हैं आपके गोनैड में, गोनैड से जाते हैं गैमेट में, और गैमेट से जाते हैं नेक्स्ट जेनरेशन, अगली पीढ़ी में जाते हैं। हालांकि ये थ्योरी गलत थी। क्यों गलत थी इसको मैं बताता हूं कि ये थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस क्यों गलत थी। वेसमैन साहब ने जो जर्म प्लाज्मिक की थ्योरी दी थी, मैं बता दूं कि ये क्या था, इट इज रॉन्ग थ्योरी, इट इज रॉन्ग थ्योरी, डिसअप्रूव्ड बाय, इसको डिसअप्रूव किया, डिसअप्रूव्ड बाय वेसमैन्स थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। वेसमैन साहब ने कहा था कि कभी भी आपके सोमैटिक सेल्स कोई हेरिडेटरी पार्टिकल नहीं बनाते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, ये सब हेरिडेटरी पार्टिकल थोड़ी ना बनाता है। जो है वो तुम्हारे टेस्टिस में है, वहां से स्पर्म बनेगा और अगली पीढ़ी में जाएगा। ये नहीं कि मेरा आंख कुछ गैमेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरा नाक कर रहा है, मेरा मुंह कर रहा है, मेरा स्किन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन है हर सेल के जीन में है, और स्पेशली जॉर्म सेल में है, वहीं से अगली पीढ़ी में पास करता है। तो पेंजेनेसिस की थ्योरी बिल्कुल गलत थी। तो ये था डार्विन साहब के कुछ पॉइंट्स, ये डार्विन के कुछ पॉइंट्स थे, इसमें पेंजेनेसिस की थ्योरी गलत थी। डार्विन साहब की थ्योरी का एनसीईआरटी लिखता है, इनकी थ्योरी के दो की कॉन्सेप्ट थे, एनसीईआरटी में है ये। पहला की कॉन्सेप्ट क्या था मैं बताता हूं, टू की कॉन्सेप्ट। देखिए ये बस थ्योरी है, आपको ऐसे रीडिंग दोगे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये था ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरा थ्योरी था नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। अब इसको हम समझाते हैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल पे कि क्या था डार्विन साहब का कहना, क्या था ये ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। देखिए आप सबको पता है कि धीरू भाई अंबानी जो हैं, धीरू भाई अंबानी जो हैं, उनके दो बच्चे हैं। एक है मुकेश अंबानी, ठीक, एक है मुकेश अंबानी और एक है अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी के दो तीन बच्चे हैं, एक श्लोका है, एक बेटा है, एक और बेटा है, दो बच्चे हैं, ठीक। इसी तरह अनिल अंबानी के दो बच्चे हैं, ठीक है, इसी तरह अनिल अंबानी के भी दो बच्चे हैं।
तो आप क्या देख रहे हैं, अगर इनकी एंसेस्ट्री को देखिएगा तो ये लोग ब्रांच किए हैं। आप देखिए श्लोका के बाप कौन है, मुकेश। मुकेश के बाप कौन है, धीरू भाई अंबानी। मतलब किसी एक जगह से इनकी फैमिली ट्री ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रांच करती गई है। आप अपने खानदान को ट्रेस कीजिए। आपके फादर हैं, अब आपके चाचा हैं और आपके फादर हैं, उनके कॉमन ग्रैंडफादर हैं आपके, उस ग्रैंडफादर के कोई भाई हैं तो फिर उनके फादर कॉमन हैं। इस तरह से चीजें ब्रांच होते गई हैं। अच्छा, आप नेचर में क्या देख रहे हो कि अनिल अंबानी, ये मुकेश अंबानी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि अनिल अंबानी कंगाल हो चुके हैं, उन पे हजारों करोड़ का कर्ज है। मतलब ब्रांचिंग डिसेंट होने में बीच बीच में नेचर किसी को सेलेक्ट कर रहा है। नेचर ने यहां मुकेश अंबानी को सेलेक्ट कर लिया, फेवर कर लिया, अनिल अंबानी एलिमिनेट हो गए, उनकी संपत्ति घट रही है। मतलब जब एक प्रजाति आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे वो ब्रांच करती है। उसी में से नेचर किसी को चुनता है, किसी को छांटता है। जो सबसे फिट होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो अनफिट होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। बात समझ में आया? बोलिए। यस। ठीक, कोई तकलीफ किसी को? नहीं। तो एक सेकंड अब रुकेंगे, आप लोग इस चारों थ्योरी को पढ़िए अपने एंड से, चारों पांचों थ्योरी को, तब तक मैं अटेंडेंस भेज दूं। कहानी की तरह इसको पढ़ लीजिएगा, थ्योरी तो कहानी ही है। क्वेश्चन जब कीजिएगा तो पता चलेगा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अब डार्विन साहब की थ्योरी खत्म हो गई है। हम लोग अब सबसे थर्ड थ्योरी पढ़ेंगे, म्यूटेशन थ्योरी। छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है म्यूटेशन थ्योरी। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सबसे करेक्ट अप्रोच क्या है एवोल्यूशन का, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, कौन सी थ्योरी सबसे फिट है। तो मॉडर्न थ्योरी में हमारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि आखिर एवोल्यूशन होता कैसे है। ये अप्रोच है। अलग अलग लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि अच्छा ऐसे हुआ, एवोल्यूशन ऐसे हुआ। कुछ बातें सही भी थी डार्विन की। आइए आगे पढ़ाते हैं आपको। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत फेमस थ्योरी है, हमारा सी नंबर थ्योरी है वो, नाम है उसका, मैंने कहा था चार थ्योरीज पढ़ेंगे हम लोग, म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी को दिया है हुगो डिवेरिस ने, बाई हुगो डिवरीज, हुगो डिवरीज। हुगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी को दिया है। अच्छा, डिवरीज साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था एक प्लांट के ऊपर, एक्सपेरिमेंट ऑन किसके ऊपर, तो एक बहुत फेमस फ्लावरिंग प्लांट है, उसका नाम है ओइनोथेरा लेमार्किना। लेमार्किना, ओइनोथेरा लेमार्किना। अच्छा, इसी प्लांट को हम लोग रात की रानी कहते हैं, इवनिंग प्राइम रोज। आप शाम को देखते हैं कोई कई फूल खिलते हैं, तो ये इवनिंग प्राइम रोज था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया तो इनको क्या मिला मैं समझाता हूं। हैव, इसके 7 अलग अलग फॉर्म थे, हैव 7 डिफरेंट फॉर्म। देखिए, डिवरी साहब भी एवोल्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, और एवोल्यूशन को समझने के लिए न जाने उनके दिमाग में क्या ख्याल आया, उन्होंने एक फ्लावरिंग प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। नाम था इसका ओइनोथेरा लेमाकिना। ये ओइनोथेरा लेमाकिना। डिवरेज साहब ने जब इस पे एक्सपेरिमेंट किया तो मान लीजिए इसका फर्स्ट जनरेशन इनको मिला,
तो इन्होंने देखा कि रहे रहे इस फ्लावरिंग प्लांट में, मैं जैसे मान लीजिए येलो कलर का फूल था, पता चला इसकी पहली पीढ़ी में इससे कोई ब्लू कलर का फूल मिल गया। तो डार्विन साहब बड़ा अचंभित हुए, सॉरी डिवरीज साहब बड़ा अचंभित हुए, भाई ये तो गजब है, पीला कलर के फूल से ब्लू कलर का फूल मिल जा रहा है। मान लीजिए इन्होंने अगली पीढ़ी में एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि उसमें फिर इनको बड़ा बदलाव देखने को मिल गया, फिर कोई और ही कलर का फूल देखने को मिल गया। मान लीजिए यहाँ पे फिर किसी उजले कलर का या पिंक कलर का फूल देखने को मिल गया। मतलब डिवरीज साहब को इस प्लांट के हर जेनरेशन में बड़े चेंजेस नजर आते थे। अब आप सामान्य तौर पे क्या देखते हो कि हमारी जो पीढ़ी होती है, मान लीजिए हमारा ही बच्चा हो रहा है, तो अब एकदम एलियन नहीं ना पैदा ले लेगा भाई, हम ही से मिलता जुलता पैदा ले लेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम अलग ही बच्चा पैदा ले ले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। डिवरीज साहब जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसमें इनको बड़े चेंजेस नजर आते थे और किसी पार्टिकुलर पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा था, किसी भी डायरेक्शन में चेंज नजर आ रहा था, लाल फूल से नीला फूल मिल जा रहा था, कोई भी तरह का फूल मिल जा रहा था। डिवरीज साहब ने कहा भाई ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये बड़ा वेरिएशन है। सामान्य तौर पे एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में आप जाते हो तो सिर्फ छोटे वेरिएशंस आते हो। आप अपने आपके जो फादर हैं वो आपके दादाजी से थोड़े से अलग हैं, आप अपने फादर से थोड़े से अलग हो, छोटे छोटे वेरिएशंस आते हैं। लेकिन ये तो बड़ा वेरिएशन था और डिवरीज ने कहा यही बड़ा वेरिएशन एवोल्यूशन कराता है। हालांकि डिवरीज गलत थे, क्यों गलत थे मैं बताता हूं। डिवरीज के पॉइंट्स को देख लेते हैं, डिवरीज ने क्या क्या पॉइंट कही, ध्यान दीजिएगा। इनका कहना था कि देखो भाई, इनकी पॉइंट्स पे अगर मैं बताऊं, देखो ये पीला कलर का फूल था, इससे नीला कलर का फूल बन गया, यही तो एवोल्यूशन है। और ये अचानक से हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी evolution of new species occurs due to single step large, एक ही स्टेप में बड़े चेंजेस की वजह से, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस और साल्टेशंस। इन्होंने कहा कि बड़े लेवल पे करतब दिखाया जाता है या म्यूटेशन होता है। साल्टेशन का मतलब मैंने बताया है कलाबाजी करतब, आप सिंपल ना चल के कूद कूद के, मतलब बदल जा रहे हो, फांद फांद के बदल जा रहे हो। इनका ये कहना था कि एवोल्यूशन अचानक से होता है और बड़े स्टेप के म्यूटेशन की वजह से होता है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि एवोल्यूशन जो होता है, एवोल्यूशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। पीला फूल से आप सोच रहे थे कि चलो स्लाइट पीला मिलता, रेड फूल से आपको लाइट पिंक मिलता या रेड मिलता, डीप में रेड मिलता, कोई और ही कलर मिल जा रहा है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। एवोल्यूशन इज डायरेक्शनलेस प्रोसेस एंड कोई स्मूथ प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे नहीं बदल रहा है, पीला से हल्का पीला नहीं, सीधा कलर ही बदल जा रहा है, ये जर्की प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। तो एवोल्यूशन जो है डायरेक्शनलेस और जर्की प्रोसेस है। तीसरा, जैसे आप मान लीजिए किसी पार्क में गए, जैसे सपोज कर लीजिए आप उधर गए, कहाँ गए, कहीं गए पे पार्क वार्क में, तो आप अभी दूर खड़े थे, तब तक आपने क्या देखा, तब तक आपने क्या देखा कि उस पार्क में कहीं पे फुहारा निकल रहा है। फुहारा का मतलब कहीं पे फाउंटेन आपको दिखाई दिया, कहीं पे पानी दिखाई दिया, ठीक है, फाउंटेन दिखाई दिया। आप जब नजदीक गए तो आपने देखा कि अरे ये जो फुहारा निकल रहा है ये तो एक जगह से निकल रहा है और वो जगह है फाउंटेन हेड। ये जो फाउंटेन हेड है वहीं से पानी निकल रहा है और वो दूर से फुहारा की तरह दिखाई दे रहा है। डिवरीज साहब का कहना था कि तुम्हें ये जो एवोल्यूशन दिखाई दे रहा है धरती पे, इसका सोर्स म्यूटेशन है। मतलब तुम्हें ये जो धरती पे इतनी बड़ी डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, इसका सोर्स म्यूटेशन है। म्यूटेशन इज द फाउंटेन हेड और रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फाउंटेन हेड और रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन, ये तीन बातें डिवरीज साहब ने कही। डिवरीज को अपने पॉइंट के फेवर में कई बातें, डिवरीज कह रहे थे नहीं,
एवोल्यूशन जब हुआ है तो म्यूटेशन से हुआ है। डार्विन साहब कुछ और कह रहे थे, डिवरीज वर्सेस डार्विन हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहा है कि डिवरीज और डार्विन में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता ही देता हूं कि डिवरीज और डार्विन की थ्योरी में डिफरेंस आप पढ़ चुके हैं, डिवरीज वर्सेस डार्विनिज्म। मैं बताता हूं, डिवरीज और डार्विन में छोटे छोटे फर्क हैं, इन दोनों के फर्क बड़े फेमस से पूछे जाते हैं। डिवरीज के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन इज डायरेक्शनलेस है, डायरेक्शनलेस है, ठीक। जबकि डार्विन के अकॉर्डिंग डायरेक्शनल प्रोसेस है, मतलब एक पार्टिकुलर फैशन में होता है। डिवरीज के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन जो है वो जरकी है, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से होता है। और इनकी वजह, इनके इनके मानने के हिसाब से एवोल्यूशन छोटे छोटे वेरिएशन की वजह से होता है, स्मूथ प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। जरकी क्यों? ड्यू टू लार्ज स्टेप, ड्यू टू लार्ज स्टेप म्यूटेशन। जबकि स्मूथ क्यों है? तो होता है अकर्स ड्यू टू accumulation accumulation ऑफ स्मॉलर वेरिएशन। तो ये कह रहे थे कि छोटे छोटे वेरिएशन के इकट्ठा होने से एवोल्यूशन होता है, और वो कह रहे थे रातों रात एक बड़ा वेरिएशन आता है और एवोल्यूशन हो जाता है। हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, दोनों तरीके से एवोल्यूशन होता है, लेकिन दोनों कह रहे थे नहीं मेरे तरीके से होता है, वो कहते थे मेरे तरीके से होता है। इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शंस बढ़े थे। इसके बाद क्या है, ये था डिवरीज की थ्योरी। इनके भी अपने ड्रॉबैक्स वगैरह थे, सारी बातें इनकी नहीं सही थी, एवोल्यूशन सिर्फ म्यूटेशन से नहीं होता है। तो अब जो है हम लोग वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एक बार म्यूटेशन थ्योरी देख लीजिए, फिर पढ़ाते हैं मॉडर्न थ्योरी। तो अब जो है म्यूटेशन थ्योरी के बाद हम लोग अपना सबसे फाइनल थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे, जहां हमारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि अगर एवोल्यूशन हुआ है तो कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, क्या कारण है कहीं भी एवोल्यूशन होने का। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे फाइनल थ्योरी, दैट इज अ डी थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसी को हम लोग कहते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसी को आप कह लीजिए, इसी को कह लीजिए सिंथेटिक थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी, ठीक। अच्छा, सवाल उठता है कि इसको दिया किसने है। ध्यान दीजिएगा, इसको किसी एक आदमी ने नहीं दिया है। इस थ्योरी को पीछे जितने लोग थे उनकी सही बातों को उठाया गया, और बाद में डॉबनिस्की साहब थे, विटेकर साहब थे, सेलराइट साहब थे, इनकी बातों को शामिल करके, मतलब किसी एक साइंटिस्ट का रिजल्ट नहीं है मॉडर्न थ्योरी, कई साइंटिस्ट की सम्मिलित बात है, उनकी बातों को इकट्ठा करके मॉडर्न थ्योरी दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं इज रिजल्ट ऑफ मैनी साइंटिस्ट। ये कई साइंटिस्टों के पढ़ाई के बाद, साइंटिस्ट्स, कई साइंटिस्टों की बातों को शामिल किया गया। जैसे डॉबनिस्की साहब, डॉबनेस्की साहब थे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आर ए फिशर थे, आर ए फिशर साहब थे, हाल्डेन थे,
हाल्डेन थे, ETC आप लिख दीजिए, नाम नहीं याद रखना है। अच्छा, इस थ्योरी का क्या कहना था, तो मैं अगर आपको बताऊं कि इस थ्योरी में क्या बात थी तो मैं आपको समझाता हूं। ध्यान दीजिएगा, इस थ्योरी का कहना यह था कि एवोल्यूशन के लिए, किसी भी स्पीसीज के एवोल्यूशन के लिए, ध्यान दीजिएगा, दो चीजें बहुत जरूरी है। दो चीजें क्या जरूरी है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, इधर देखिए। जैसे एक बात समझो, जैसे मान लो धरती का जो पहला सेल था, फर्स्ट सेल था, वो यूनिसेलुलर था, यूनिसेलुलर था। अब कह रहा है कि सर यूनिसेलुलर सेल्स जो है जनरली डिवाइड डिवाइड करते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं चेंज होता है। तो अगर आप नई प्रजाति बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जीन्स में बदलाव लाइए, मतलब जेनेटिक वेरिएशन लेके आइए, जेनेटिक वेरिएशन लेके आइए, जेनेटिक वेरिएशन लेके आइए। उसके बाद जब जेनेटिक वेरिएशन लेके आइएगा तो कोई हो सकता है दो अलग अलग तरह का स्पीसीज बने, दो अलग अलग तरह का स्पीसीज बदले, और फाइनली उन दोनों में आप देखोगे कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, वो दोनों बिल्कुल अलग हो जाएंगे और फिर न्यू स्पीसीज बन जाएगा। आपको नहीं समझ में आया, जैसे मैं आपको समझाता हूं। आज आप दो प्रजातियों को देख रहे हो, जैसे एप्स को देख रहे हो और ह्यूमंस को देख रहे हो। तुम्हें पता है, हम लोग जो एप्स हैं उनके पूर्वजों को देखोगे और हमारे पूर्वजों को देखोगे तो हम लोग एक जगह पे जाके सिमिलर हैं, उसका नाम है ड्रायोइफ्टिकस। हम दोनों का ये कॉमन पूर्वज है ड्रायोइफ्टिकस। ड्रायोइफ्टिकस में क्या हुआ, धीरे धीरे जेनेटिक बदलाव आया, तो दो अलग अलग कैटेगरी बने, और धीरे धीरे जीन्स में बदलाव होने की वजह से, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, वो दोनों आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, मतलब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हुए और फाइनली दो स्पीसीज बने, एप्स और ह्यूमन। आज आप देखते हैं एप्स और ह्यूमंस में जेनेटिक वेरिएशन भी है और हम दोनों आपस में रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं आप किसी एप के साथ रिप्रोड्यूस करते हो। तो मॉडर्न थ्योरी का मानना यह था कि कहीं भी अगर नई प्रजाति बनानी है, ड्रायोइफ्टिकस हमेशा ड्रायोइफ्टिकस रह जाता, उससे एप्स और ह्यूमंस नहीं बनते अगर उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। उसके जीन्स में बदलाव आया, जेनेटिक वेरिएशन आया, फिर अगर वो आपस में रिप्रोड्यूस करते रह जाते तो कभी बदलाव नहीं आता। इंसान इंसान के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है तो नई प्रजाति नहीं ना बनी है। कल को इसी इंसान में कोई ऐसा इंसान बन जाए जिसमें कोई बड़ा बदलाव आ जाए और वो जो है अपना खानदान अलग ले जाए, आप उसके साथ रिप्रोड्यूस ही ना कर पाओ, धीरे धीरे पता चले कि वो बदल गए, उनके साथ आप रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो, आपके बच्चे नहीं बच पा रहे हैं, मतलब अब आप दोनों रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, वो अलग प्रजाति आप अलग प्रजाति। हो सकता है जिस हिसाब से हमारे कल्चर्स बदल रहे हैं, फूडिंग हैबिट्स बदल रहे हैं, हो सकता है रीजन वाइज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाए, कि हम लोग जाएं किसी दूसरे कंट्री में और वहां किसी ह्यूमन के साथ रहना शुरू करें और पता चला हमारे बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। क्या भाई, तो उनमें बदलाव आ गया है, जेनेटिक वेरिएशन आ गया है, तो अब वो अलग प्रजाति हो गई इंसानों की, हम लोग अलग प्रजाति हो गई। अब जब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे कई सालों बाद हम लोग काफी दूर हो जाएंगे। जैसे आप एप्स को और ह्यूमंस को देख रहे हो, आज के टाइम में वो काफी दूर जा चुके हैं, लेकिन पूर्वज तो सेम ही था। बोलिए तो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इस थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, following factors are responsible for evolution of न्यू स्पीसीज। कुछ फैक्टर्स हैं जो नए स्पीसीज के एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे मैं आपके स्क्रीन पे वो लिख के दिखाता हूं कौन कौन से फैक्टर हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर है कि किसी भी जगह पे, किसी भी पॉपुलेशन में अगर आप एवोल्यूशन कराना चाहते हो तो पहले तो उस पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन लाइए। हम लोग इंसान हैं, अगर चाहते हैं कि कल इंसानों से एक नई प्रजाति बने तो पहले तो जीन्स में बदलाव कीजिए, कुछ जेनेटिक वेरिएशन लाइए, जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन लेके आइए। अब और दूसरी बात,
जब जेनेटिक वेरिएशन आएगी तो हम लोगों में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा। हो सकता है कल को कोई ऐसा इंसान बने जो इंसान कम और कोई दूसरा जानवर ज्यादा हो, उसके साथ आप रिप्रोड्यूस भी ना कर पाए। और फाइनली इन दोनों की वजह से होगा क्या, तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई प्रजाति बनेगी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। मतलब नई प्रजाति बनाने के लिए दो चीजें तो बिल्कुल जरूरी है। एक तो किसी भी पॉपुलेशन में जीन्स में बदलाव लाइए। सवाल उठता है कि सर जेनेटिक वेरिएशन कैसे आता है किसी पॉपुलेशन में, हम लोग क्या करें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में बदलाव आए। हाँ बताइए 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 बताइए, आप क्या करोगे कि जीन में बदलाव आए। तो सबसे पहला काम, जीन में कैसे बदलाव आता है, आप गैमेट बना लो, आप जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कर लो। हम लोग शादी करते हैं, गैमेट बनाते हैं, हमारा बच्चा हमारी तरह बिल्कुल थोड़ी ना होता है। हमारा बच्चा हमारे और हमारे हस्बैंड या वाइफ की तरह होता है, उन दोनों का मिक्सचर होता है। तो जीन रिकॉम्बिनेशन कीजिए। तो एक तो वो कारण हो गया बदलाव लाने का, ये सबसे सिंपल तरीका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बदलाव आता है। दूसरा, एक काम कीजिए, जीन रिकॉम्बिनेशन के बाद दूसरा सबसे फेमस तरीका है म्यूटेशन। म्यूटेशन, मान लीजिए कि भाई दुनिया में बड़े सारे लोग कैंसर से मर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान जिसके बॉडी में ऐसा म्यूटेशन हुआ हो कि उसको कैंसर ही ना हो, म्यूटेंट वैरायटी हो, वो म्यूटेंट ब्रीड हो। कोई ऐसा इंसान जिसके पास लंग्स की जगह पे म्यूटेशन की वजह से गिल्स आ गया हो। अब वो इंसान टेरेस्ट्रियल ना रह के एक्वामैन बन जाएगा, वो तो पानी में रहेगा। आप जमीन पे रहेंगे, वो पानी में रहेगा। आप उसको जो भी कह लीजिए भाई, समझ रहे हैं बात को। तो ये तो म्यूटेशन से पॉसिबल है ना, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से थोड़ी ना पॉसिबल है। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, पता चला लंग की जगह पे आपके बच्चे में गिल्स आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये बड़ा बदलाव है, लंग की जगह पे गिलाना, और ये म्यूटेशन से ही हो सकता है। बड़े बदलाव म्यूटेशन से आते हैं। सामान्य तौर पे हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं तो छोटे छोटे बदलाव आते हैं। और कारण क्या हो सकता है, तो और कारण हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन, अब जीन माइग्रेशन क्या है मैं समझाता हूं, देखिए ध्यान से। जीन माइग्रेशन, और इसी को कहते हैं जीन फ्लो। मान लीजिए इंग्लैंड है, सिर्फ गोरे लोग हैं वहां पे। अफ्रीका से कोई चला गया वहां पे, काला लोग, कोई काला इंसान चला गया, और जाके वहां किसी गोरी लड़की से शादी कर लिया। अब तक इंग्लैंड में सिर्फ गोरे लोग पैदा ले रहे थे, सिर्फ गोरे लोग आपस में शादी कर रहे थे, गोरा बच्चा पैदा ले रहा था। लेकिन अफ्रीकन जीन माइग्रेट किया, वहां से एक डार्क स्किन कलर वहां पे गया, उसने किसी गोरी लड़की से शादी कर ली। अब उनके बच्चे जो होंगे गोरे और ब्लैक स्किन कलर के बीच में होंगे। तो नई तरह की कहानी शुरू हो गई, एक नया तरह का ब्रीड तैयार होना शुरू हो गया, वेरिएशन आया, जीन माइग्रेशन होता है। अगला तरीका है जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये है, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट अभी आपको नहीं समझ में आएगा। और इसके बाद सबसे लास्ट तरीका है सिलेक्शन। नेचर का भी रोल होता है वेरिएशन लाने में। सिलेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। तो अगर किसी इंसान के जीन्स में वेरिएशन लाना है तो उसके 5 कारण हो सकते हैं, 5 तरीकों से आएगा। इन्हीं तरीकों में आपको जवाब मिलेगा कि सर सच में यही बात है, इसी तरीके से एवोल्यूशन होता है, किसी एक पार्टिकुलर फैशन में बदलाव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम और आप सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो धीरे धीरे बदलेंगे। धीरे धीरे बदलाव आएगा, हमारा बच्चा हमसे थोड़ा अलग, उसका बच्चा उसके थोड़ा अलग, हजारों साल लग जाएंगे। पता चला बीच में कोई एक म्यूटेशन हुआ और रातों रात पूरा खानदान बदल दिया, पूरी पीढ़ी ही बदल दिया, म्यूटेंट वेराइटी पैदा कर दिया। समझ रहे हैं बात को, बोलिए। Yes, sir. तो दिस इज, और फिर वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट भी हो गया। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जब तक नहीं होगा, अगर आपस में आप रिप्रोड्यूस करते रहिएगा तो दूरी नहीं बनेगी। वेरिएशन आया, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन हो गया, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं साथ में, तो अब वो अलग प्रजाति, आप अलग प्रजाति। समझ रहे हैं बात को, बोलिए। Yes. यस सर। ठीक है, अब इधर आइए। अब सवाल उठता है, इसको अब आगे लेके चलते हैं, हम लोग बताते हैं आपको क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 1 मिनट इसको देखिए, फिर पढ़ाते हैं।
1 मिनट बस इसको देखिए, फिर समझाते हैं। थोड़ा पानी अब पी ले। सर कल बायोटेक की क्लास होगी? यार पता है क्या है, सुबह में कल तो दिन में भी एक क्लास है, मतलब कल ऑफिस वगैरह खुला हुआ है, तो चांसेस कल कम है सुबह में। हो सकता है हम शाम में लगाएं। तो शाम में अब प्रॉब्लम ये आ जाता है कि GMD 5 का क्लास होता है शाम में, बाकी किसी बैच का तो मेरा नहीं होता, बाकी बैच सब सुबह में ही है। तो अगर सुबह में चांस एकदम रेयर है, क्योंकि डिजिटाइजर वगैरह हम लेके नहीं जा पाएंगे, तो हो सकता है शाम में लें और रिकॉर्डिंग अपलोड कर दें, तो आप लोग वहां देख सकते हैं रिकॉर्डिंग को आराम से क्लास लेने के बाद। सुबह में लेना पाना मुश्किल है, क्योंकि सुबह में मेरे बैक टू बैक 2 लेक्चर हैं यहाँ पे ऑफलाइन। कल ऑफिस खुला है ना, वर्किंग है इसीलिए। तो शाम को तो रेगुलर क्लासेस है ना? हाँ, शाम में आपके रेगुलर क्लासेस होते हैं, ये हमको पता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम शाम में क्लास लेंगे, ऑफिस से ही लेंगे। शाम में मेरा क्लास नहीं है, और लेक्चर अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग प्ले कर लीजिएगा। क्योंकि जो जितने GMDs हैं ना, वो सुबह में है हमारे यहाँ। एक ही आपका GMD, एक GMD 21 शाम में है। मैं देखता हूँ, हो सकता है कल का मैं क्लास कैंसिल कर दूं, सुबह में मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा। अभी अगर डिजिटाइजर वगैरह लेके गए घर पे, फिर लेके जाना पड़ेगा सुबह क्लास लेने के लिए, तो अगर ले भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बच्चे सुबह में ऑफलाइन आते हैं ना, तो लेट से छोड़ेंगे तो उनको दिक्कत हो जाता है। कई बच्चा सब कठुआ वठुआ से आता है क्लास करने ऑफलाइन, तो वो सब आज कह रहा था कि सर हम लोग कैसे क्लास लेंगे सुबह सुबह, हम लोग 8 बजे ही निकल जाते हैं। तो हम बोले बड़ा प्रॉब्लम है, कल ऑफिस खुला हुआ है, कल क्लास भी हो रहा है। तो हम बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, हम देखते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। सर बायोटेक के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं? हाँ, बायोटेक के मॉड्यूल से अवेलेबल होंगे ही होंगे। अच्छा, आप लोग का भी मॉड्यूल, हाँ बायोटेक का मॉड्यूल अवेलेबल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। आइए इधर देखिए, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ चीजों को मैं समझाता हूं, 2-3 बातों को जानिए। हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं, इसी में पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, यही मॉडर्न थ्योरी ही है, मॉडर्न थ्योरी ही है। इसके अकॉर्डिंग एवोल्यूशन कहाँ होता है? एक क्वेश्चन है, बड़ा फेमस सवाल है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का यूनिट क्या है? एवोल्यूशन किस लेवल पे देखने को मिलता है? तो इस थ्योरी के हिसाब से एवोल्यूशन पॉपुलेशन लेवल पे देखने को मिलता है, मतलब एवोल्यूशन का यूनिट है पॉपुलेशन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पढ़ना है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। मैं समझाता हूँ पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, जम्मू की पॉपुलेशन पे बात करते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स है क्या? पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। स्टडी इज अ स्टडी ऑफ जीन, जीन कह लीजिए, एलील कह लीजिए, एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन। अब इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको 2 मिनट के अंदर समझाते हैं कि ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता क्या है। जैसे मान लीजिए जम्मू है, ठीक, जम्मू है। अब यहाँ के इंसानों की आबादी को देखते हैं। अब एक पार्टिकुलर जीन मैं उठाता हूं, वो जीन मैं क्या उठाता हूं? मैं उठाता हूं स्किन कलर, स्किन कलर। मैंने उठाया कि सर हम लोग जम्मू के ह्यूमन पॉपुलेशन की स्किन कलर को देखा जाए। तो लोगों ने पूछा ठीक है, स्किन कलर के अब कौन कौन से एलील हैं, या फिर जीन में दूसरा जीन हो सकता है हाइट की जीन हो सकता है हाइट की जीन हो। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सर ये बताइए, अब हाइट के कौन कौन से एलील्स हैं? तो पता चला कि हाइट के 2 एलील हैं, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। उसी तरह से स्किन कलर के 2 एलील्स हैं, मान लीजिए एक है फेयर स्किन कलर और एक है डार्क स्किन कलर। तो अब पूछा गया, ये एलील की बात हो गई कि एक फेयर स्किन कलर है
और एक डार्क स्किन कलर है। हाइट में कुछ लोग टॉल हैं, कुछ लोग स्मॉल हाइट के हैं। ये दो एलील्स हो गए। पॉपुलेशन की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इन दोनों जीन्स के कौन कौन से जीनोटाइप इस जम्मू में मौजूद हैं। तो मैं गया यहां की पॉपुलेशन को देखने, मान लीजिए, तो पता चला कि हर जगह पे सिर्फ गोरे गोरे लोग हैं, फेयर फेयर लोग हैं। मतलब हर जगह पे गोरे लोग हैं भाई जम्मू में, या फिर कश्मीर में हर जगह गोरे लोग हैं। तो पता चला कि एफएफ जीनोटाइप है। दूसरी बात, मैं हाइट देखने गया तो पता चला कि हाइट में कुछ लोग टॉल थे, कैपिटल टी जीनोटाइप मिला। कुछ लोग कैपिटल टी स्मॉल टी भी मिले, मतलब दो हाइट मिला, या फिर कुछ लोग हमें थोड़े छोटे भी मिले। तो ये कहलाती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जब आप किसी पॉपुलेशन में जीन की स्टडी करो, अलग अलग जीन्स की, उस जीन के एलील की बात करो और उससे बनने वाले जीनोटाइप्स की बात करो, इस चीज को कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। समझ रहे हो बात को? बोलो। यस सर। यस सर। समझ? ठीक। अब है क्या ना कि अब बदलाव जो आएगा वो तो जीन लेवल पे आएगा, जेनेटिक वेरिएशन होगा। अब पता चला कि जम्मू कह लीजिए या फिर कह लीजिए इंग्लैंड है, और वहां पे सिर्फ गोरे लोग हैं, मान लीजिए सिर्फ गोरे लोग थे। आप स्किन कलर को देखने गए, स्किन के कलर के मान लीजिए, ऐसे तो स्किन कलर मल्टीपल एलिलिज्म है, सर ने आपको पढ़ाया होगा कि उसमें कई सारे एलिल्स देखने को मिलते हैं। कुछ लोग गोरे भी होते हैं, कुछ लोग सांवले भी होते हैं, कुछ लोग काले भी होते हैं, कैपिटल ए, इस तरह का कुछ पढ़ाया है। मल्टीपल एलिलिज्म, स्किन कलर मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है, सर। बोलिए तो। हाँ, तो Yes, sir. स्किन कलर में एक एलिल्स नहीं कई एलिल्स होते हैं, खैर वो बात अलग है। तो मान लीजिए जैसे इंग्लैंड है, अब पता चला वहां सिर्फ गोरे लोग हैं। एक दिन अफ्रीका से कोई गया, किसी गोरी लड़की से शादी कर लिया, अब उसने वहां की जीन की जीनोटाइप बदल दी। अब कोई ऐसा बच्चा पैदा लिया जिसके पास गोरे वाले एलील भी हैं, एफ भी है, और काले वाले एलील डी भी हैं। तो पता चला कि कुछ दिनों में वहां पे एफ और डी जीनोटाइप भी देखने को मिला। तो जीन फ्रीक्वेंसी बदली या नहीं बदली? बोलो तो, बदला या नहीं बदला? यस सर। बदला। So, Yes, sir. इसी इसी चीज को पॉपुलेशन, तुम पॉपुलेशन में जेनेटिक लेवल पे स्टडी करो, इस चीज को जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। अब आते हैं इस चीज को थोड़ा और ब्रॉड लेवल पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, दो बड़े फेमस आप कह लीजिए पॉपुलेशन जेनेटिक्स के स्टडी करने वाले थे। सर ने प्रोबेबली आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया भी होगा। नाम था हार्डी और वेनबर्ग। अगर नहीं पढ़ाया है तो मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाया है थोड़ा बहुत सर ने इसके बारे में। पॉपुलेशन जेनेटिक्स सर ने पढ़ाया है? जेनेटिक्स खत्म हो गया? सर अभी नहीं बताइए। हुआ सर। सर एक ही चैप्टर पढ़ा अभी सर। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है अभी। अरे वही तो जेनेटिक्स ही तो पढ़े हो ना तुम लोग, मेंडलिज्म वगैरह पढ़ लिए हो ना, यस सर वो पढ़ लिया। क्वेश्चंस किए हो ना, न्यूमेरिकल वगैरह, न्यूमेरिकल किए हो? यस सर। ठीक है, तो अब तुम लोग को समझ में आ जाएगा। आसान, हालांकि मैं आसान शब्द बोलूंगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज आसान होगा। बस मेरे को इतना जानना था कि जेनेटिक्स पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, बाकी मेरा ठेका है। देखो, दो लोग थे, एक थे हार्डी साहब और एक थे विनबर्ग साहब। इन लोगों ने एक बात कहा, बड़ा सिंपल सा इन्होंने बात कहा। इन लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में एक बात कही। अब क्या बात कहा सुनिए। इन लोगों का कहना यह था, जैसे मैं समझाता हूं इन लोगों का क्या कहना था। इसी को हम लोग कहते हैं HWLE, हार्डी विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा, इन लोगों ने क्या कहा मैं आपको समझाता हूं। जैसे इसको साधारण शब्दों में हम समझाते हैं। पहले तो प्रोपोज्ड बाई लिख देते हैं, कुछ थोड़ा इसका टेक्निकल बात लिख दें। प्रोपोज्ड बाई, ये बहुत आसान है, 2 मिनट के अंदर तुम लोग समझ जाओगे। प्रोपोज्ड बाई GH हार्डी एंड W वेनबर्ग, 1908 में दिया था इन्होंने, W वेनबर्ग इन 1908। अच्छा, इनकी थ्योरी से हमें क्या पता चलता था? तो इट गिव्स us the tool to determine the occurrence of evolution। अच्छा, इनका क्या था थ्योरी? पहले तो ये बताइए सर, आप क्या ही बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो, सामान्य भाषा में समझते हैं। मान लीजिए
कहीं की कोई पॉपुलेशन है, इनिशियल पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूरोप में देखेंगे, और मान लीजिए आज आज से सैकड़ों साल पहले यूरोप में देखेंगे, और उसी यूरोप में कई पीढ़ी के बाद की कहानी को देखेंगे, आफ्टर सेवरल जेनरेशन, आफ्टर सेवरल जेनरेशन बाद की पॉपुलेशन को देखेंगे, लैटरल पॉपुलेशन को, लेटर पॉपुलेशन को। इन लोगों का कहना क्या था हम समझाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, केस 1 आपको दिखाते हैं। केस 1, मान लीजिए कहीं की कोई पॉपुलेशन थी और उस पॉपुलेशन में जीन एंड जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी थी वो एक्स थी, वो एक्स थी। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप यूरोप गए और वहां पे आज से 500 साल या 300 साल पहले जब आप गए थे तो आपने देखा कि यूरोप में सिर्फ गोरे लोग थे, ठीक, सिर्फ गोरे लोग थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कई सैकड़ों साल बीत गए, कई सैकड़ों साल बीते, और फिर जब आप यूरोप गए तो आपने देखा कि अभी भी यूरोप में सिर्फ गोरे लोग ही हैं, सिर्फ गोरे लोग ही हैं, जीन या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एक्स ही है, अभी भी वहां पे सिर्फ गोरे लोग ही हैं। या मान लीजिए ये तब की बात है जब कोई जहाज वहाज नहीं बना था, हजारों साल से सब कॉन्टिनेंट्स जो हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, जितने भी देश थे, वो अलग थलग पड़े हुए थे, कोई कहीं नहीं जाता था। अब पता चला कि यूरोप की पॉपुलेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, वहां की जीन फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, मतलब अगर किसी पॉपुलेशन में जीन या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है, जब कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, तो एवोल्यूशन कैसा? वहां की पॉपुलेशन तब भी गोरी थी, अब भी गोरी है, जब बदलाव नहीं हुआ है तो एवोल्यूशन का मतलब ही होता है बदलाव। क्या एवोल्यूशन हुआ है? बोलिए तो। नो सर। sir. नो No, sir. एवोल्यूशन अकरिंग। यही कहते थे हार्डी और विनबर्ग। उनका कहना था कि अगर एक पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है, अगर एक पॉपुलेशन की जीन या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है, तो वो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है और वहां पे कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। यही बात उनका कहना था। लेकिन मान लीजिए केस 2 में हम लोग जरा सा समझते हैं। पहले केस में हार्डी विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम फॉलो हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है वहां की पॉपुलेशन, कुछ नहीं, एकदम स्थिर है, बदल नहीं रही है। मान लीजिए वही यूरोप की पॉपुलेशन जीन एंड जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी एक्स था, ठीक, एक्स था, अभी भी वहां गोरे लोग थे। मान लीजिए आज से 200-300 साल पहले जगह जगह मूवमेंट शुरू हुआ, लोग एक कंटिनेंट से दूसरी जगह जाने लगे, लोग जहाज के थ्रू, समुद्र के रास्तों के थ्रू जाने लगे। पता चला कि इस यूरोप में इंडिया से कोई गया, इंडियन कोई गया, और वहां जाके उसने किसी यूरोपियन लड़की से शादी कर ली। अब उनके जो बच्चे होंगे वो इंडो ब्रिटिशर होंगे, समझ रहे हैं बात को? उनका स्किन कलर गोरा से समथिंग अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, या किसी अफ्रीकन, कोई अफ्रीकन पहुंच गया, वहां उसने शादी कर ली। अब वहां की जीनोटाइप, जीन तो चलो नहीं बदला, जीन तो स्किन कलर का जीन वही था, लेकिन उसने जीनोटाइप बदला ना, वहां के पूल में उसने गोरे स्किन कलर को चेंज तो किया, उसने एक नया जीनोटाइप तो लेके आया, डार्क स्किन कलर, मीडियम स्किन कलर लेके आया या नहीं आया? बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. उस पॉपुलेशन में जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? मान लीजिए बदल गई, एक्स डबल डैश हो गया। अगर बदलाव हुआ है, आपको पता है, अगर बदलाव हुआ है, इसका मतलब, बदलाव का मतलब ही होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है? बोलो तो। Yes, sir. Sir. अगर एवोल्यूशन हुआ है, अगर एवोल्यूशन हुआ है तो क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा है? नो सर। Sir. No, sir. बस हो गया, मतलब एवोल्यूशन हुआ है तो HWLE जो है, हार्डी विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, नॉट मेंटेन। तो इन लोगों ने कहा कि देखो, मैं एक बात कहता हूं, मैं एक ऐसा तराजू देता हूं जो तुम्हें बताएगा कि एवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन बिल्कुल एक जैसी है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इक्विलिब्रियम है।
एवोल्यूशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर डिफ्लेक्शन हुआ, अगर बदलाव हुआ, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ मतलब एवोल्यूशन हुआ, और एवोल्यूशन हुआ तो काहे का इक्विलिब्रियम फॉलो हुआ, मतलब मेरा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम तुम्हें बताएगा, तुम्हें हथियार देगा एवोल्यूशन हुआ है या नहीं ये पता करने का। अगर फ्रीक्वेंसी बदला, एवोल्यूशन हुआ है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, और नहीं बदला तो एवोल्यूशन नहीं हुआ। बात समझ में आया? यस सर। तो तुम कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि एवोल्यूशन एक्चुअली एवोल्यूशन इज डिपार्चर फ्रॉम HWLE, हार्डी-विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, HW लॉ ऑफ डिपार्चर फ्रॉम HWLE। तो आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो इक्विलिब्रियम से डिपार्चर है, इनकी थ्योरी से डिपार्चर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इनकी थ्योरी के बारे में आपको और बताऊंगा, लेकिन एक सवाल है। सवाल ये है कि सर अगर बदलाव हुआ है तो कैसे हुआ है, अगर एवोल्यूशन हुआ है तो कैसे हुआ है, अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है तो किसने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है? तो सुनिए, जीन को फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए, जेनेटिक वेरिएशन को लाने के लिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 5 फैक्टर्स हैं। देयर आर 5 फैक्टर्स which 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 affects HWLE, और आप कह सकते हैं जो लाते हैं ब्रिंग जेनेटिक वेरिएशन, जो जीन्स में वेरिएशन लाते हैं। और वो 5 फैक्टर अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें सबसे पहला फैक्टर था, मान लीजिए जीन माइग्रेशन। जैसे यूरोप में तब तक कोई बदलाव नहीं हो रहा था स्किन कलर में जब तक लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन अफ्रीका से या इंडिया से कोई जहाज पे बैठ के गया तो यहां की माइग्रेशन हुई जीन्स की, लोग वहां गए, वहां शादी किए, रिकॉम्बिनेशन हुआ और बदलाव आ गया। बात समझ रहे हैं? बोलिए तो। Yes, sir. यस सर। तो कैसे बदलाव आया? तो एक तो माइग्रेशन हुआ आपके सामने अभी अभी मैंने बताया, दूसरा रिकॉम्बिनेशन होता है, तीसरा म्यूटेशन होता है, एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, चौथा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, पीछे भी यही चीज मैंने लिखा था, और पांचवा होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। सिलेक्शन नेचुरल भी होता है और सिलेक्शन हम लोग भी कराते हैं, आर्टिफिशियल भी होता है। लेकिन इससे पहले, क्योंकि हार्डी-विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पे बड़े सारे सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा आपको इसका जेनेटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू मैं सिखा देता हूं। आसान है, एनसीईआरटी में है, सवाल पूछे जाते हैं। आप सिर्फ इतना समझिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, इनका लॉ फॉलो हो रहा है। और अगर फ्रीक्वेंसी बदला है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, एवोल्यूशन हो रहा है। और फ्रीक्वेंसी बदलेगा कौन, बदलाव लाएगा कौन जेनेटिक लेवल पे? तो ये 5 फैक्टर्स। क्या ये बात सबको क्लियर है? बताइए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा हार्डी-विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूं। मैं एक काम करता हूं, मेरा कोई नोट्स होगा, मैं वहां के पेज को निकालता हूं, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब लिखने में टाइम लगेगा। मैं देखता हूँ मेरे नोट्स होंगे इसमें पीडीएफ में, उसको वहाँ से उठा के समझा देते हैं, लिखने में बड़ा टाइम लग रहा है। कहाँ गया हमारा एवोल्यूशन? एवोल्यूशन या किसी बैच में मैंने पढ़ाया होगा, मैं वहीं दिखा देता हूँ। लिखने में टाइम लग रहा है, समझाना ही है, 2 मिनट का खेल है, क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हो तो आसानी से आप लोग उसको समझ लोगे। ये है मेरा नोट्स। चलिए, तो जेनेटिक्स आप लोग पढ़ चुके हो तो उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आपको हार्डी-विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम थोड़ा समझाते हैं। हार्डी-विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, हार्डी और विनबर्ग साहब क्या क्या रहे थे, एक तो इसका देसी वर्जन सिखाएं, अब इसको टेक्निकल भाषा में समझाते हैं। हार्डी और विनबर्ग साहब का कहना यह था कि किसी भी पॉपुलेशन की जीन या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल
कांस्टेंट रहती है, अनचेंज रहती है। कब रहेगा कांस्टेंट और अनचेंज? इफ द पॉपुलेशन इज लार्ज एंड देयर इज रैंडम मेटिंग। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि यूरोप है, बहुत बड़ा है यूरोप। यूरोप में सिर्फ फेयर स्किन कलर के लोग हैं, फेयर स्किन वाले, और वो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, और कोई किसी से शादी कर ले रहा है, कोई किसी से शादी कर ले रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं। इसी को मैंने कहा रैंडम मेटिंग। तो कई सैकड़ों साल तक वहां सिर्फ गोरे लोग आपस में शादी कर रहे थे, बड़ा पॉपुलेशन था, सिर्फ गोरे ही गोरे लोग देखने को मिल रहे हैं। अब इंडिया में क्या है, हम लोग आपस में शादी वादी करते हैं तो हमारे ही जैसे बच्चे होते हैं। अब कोई जाए भाई, ले आए अमेरिका से दुल्हन ढूंढ के, ले आए उधर से लंदन से दुल्हन ढूंढ के, समझ रहे हो बात को? तब तो बदलोगे ना भाई, लेकिन अभी तो ऐसे ही चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि वहां वही चीज रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा अगर रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन है। हाँ, शर्त यह है वो पॉपुलेशन नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? उस पॉपुलेशन में म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर म्यूटेशन होगा तो बदलाव आ जाएगा। उस पॉपुलेशन में कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। अब पता चला वो यूरोप में तुम अफ्रीका का कोई आदमी भेज दिए, वो जाके वहां शादी करके वहां फ्रीक्वेंसी बदल दिया। उस पॉपुलेशन में कोई ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब वो फैक्टर हैं जो जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं। उस पॉपुलेशन में रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। उस पॉपुलेशन में सेलेक्टिव मेटिंग नहीं होनी चाहिए। सेलेक्टिव मेटिंग समझते हैं? हम गोरे हैं, हम काले हैं, और हमको गोरी लड़की चाहिए। अब हम गोरे होते या किसी गोरी लड़की से शादी कर लेते तो हम लोगों का बच्चा गोरा, लेकिन हम काले हैं और हमको लड़की चाहिए गोरी, तो हम लोगों का बच्चा तो, ये सेलेक्टिव मेटिंग है। समझ रहे हैं बात को? आप सिलेक्शन कर रहे हैं मेटिंग में, कि किसी पार्टिकुलर जीन को किसी पार्टिकुलर जीन के साथ आप मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी पार्टिकुलर जीनोटाइप को। तो इसकी वजह से वेरिएशन आता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है वेरिएशन का। ऑलरेडी एआईपीएमटी में ये सवाल आ चुका है, ऑलरेडी एआईपीएमटी में ये क्वेश्चन आ चुका है। सेलेक्टिव मेटिंग की वजह से बदलाव आता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक बात समझो, कभी भी कोई पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता है, नहीं रह सकता है। कैसे रहेगा इक्विलिब्रियम में? नेचर है, एवोल्यूशन तो हो रहा है, आप देख रहे हैं। हम लोग भी एवोल्यूशन के ही प्रोडक्ट हैं, और आगे भी एवोल्यूशन होगा। म्यूटेशन होगा ही होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा ही होगा, माइग्रेशन होगा ही होगा। हाँ, इन्होंने कहा कि अगर नहीं होता तो इक्विलिब्रियम में रहता, लेकिन आप जाने कि कभी कोई पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है। बदलाव निरंतर है, बदलाव हमेशा चलता है, और बदलाव की वजह से आने वाले सैकड़ों सालों में एवोल्यूशन हर बार होगा, हर दफा होगा। ये चीज शिथिल नहीं है। वो आप नहीं कह सकते हो कि धरती पे सब कुछ स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है। नहीं रुका हुआ है, बदलाव तो हो रहा है। एक नहीं दूसरे तरीके से हो रहा है, दूसरे नहीं तीसरे तरीके से हो रहा है। तो एक्चुअली हार्डी-विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम तो कभी मेंटेन्ड ही नहीं रहा। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा बदलाव होता है। बदलाव निरंतर है, हर समय हो रहा है, हर जगह हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? यस सर। अब आते हैं आगे। ये लॉ जो है छोटे पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें उन्होंने क्या कहा देख लीजिएगा, जैसे आपको हम इसका सीधा ये दिखाते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए, सपोज अ पॉपुलेशन हैज 2 एलील्स ऑफ अ जीन। जैसे मान लो कि हम आपको बताते हैं, जैसे इसको सिंपल भाषा में समझो, यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे मान लो हाइट की जीन है, हाइट की जीन है। अब हाइट के जीन के 2 एलील है, बस उसी चीज को हम टेक्निकल टर्म्स बदल दे रहे हैं। एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, यही हो सकते हैं ना? मान लो, बोलो तो, बोलो। यस सर। मान Yes, लो, sir. मान लो कि कैपिटल टी की जो फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में वो पी है, और स्मॉल टी की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्यू है। ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा एक जीन है, उसके 2 एलील हैं, और हर एक एलील की फ्रीक्वेंसी है एक कैप पी और क्यू। तो इनका कहना यह था कि अगर वो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में होगी
तो वहां की जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कहने का मतलब है दोनों एलील्स का सम बराबर होगा, मतलब P प्लस क्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. और वहां की उन्होंने कहा एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी, मैंने कहा ही है कि इक्विलिब्रियम में वो भी कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, इज कांस्टेंट। अब आप कहिएगा कि सर जीनोटाइप कैसे निकाले, तो सर ने आपको जीनोटाइप निकालना सिखाया है, मैं दिखाता हूं। दो दो है, एक तो कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। देखिए इसके पॉसिबल जीनोटाइप्स में निकालता हूं। एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, आप लोगों को पता है, मैं निकाल के दिखाता हूं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए तो कौन कौन से जीनोटाइप्स पॉसिबल है, टी टी, टी टी, फिर Yes, sir. टी टी एंड Small t. टी Capital टी। T. यही तो Small t, small जीनोटाइप्स t. है ना, यही तो जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ कौन कौन से Yes, Yes, sir. sir. जीनोटाइप देखने को मिले, कैपिटल टी, टू टी टी एंड टी टी, यही जीनोटाइप होंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. उन्होंने कहा इन सब का सम एक होगा, कांस्टेंट होगा, बोलो तो। अच्छा, Yes. ये जीनोटाइप पे निकालने का एक और तरीका है, या फिर अच्छा ध्यान दो, जैसे ये टी टी था प्लस टू टी टी प्लस टी टी इज इक्वल टू 1। अच्छा टी की हमने फ्रीक्वेंसी क्या मानी थी, पी मानी थी। स्मॉल टी का क्या माना था, क्यू। तो यहां लिख सकते हो पी इंटू पी, यहां लिख सकते हो टू इंटू पी क्यू, और यहां लिख सकते हो क्यू इंटू क्यू। तो लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लिख सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अच्छा तुमको नहीं लगता है कि ये जो जीन फ्रीक्वेंसी है, इसी का a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दोगे तो भी यही चीज आएगा। a प्लस बी Yes, का sir. होल स्क्वायर Yes. करोगे तो पी Yes, स्क्वायर sir. प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे भी तो जीनोटाइप निकालते हैं हम लोग, बोलो तो। Yes. Yes, sir. देखो बाबू, हार्डी और विनबर्ग ने कोई एलियनिस्टिक थ्योरी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर कहीं का पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है तो जीन की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, 1 होगी। जीन की फ्रीक्वेंसी p प्लस क्यू हो गया 1। जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी आपको निकालने आती है, देखिए आगे लिखा हुआ है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर निकाला गया है, तो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कांस्टेंट, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। अच्छा आपको पता है कि P मैंने कैपिटल T के लिए लिया था और Q मैंने स्मॉल t के लिए लिया था, मतलब ये कैपिटल T है, ये स्मॉल t है, और ये 2tt है। तो आपको पता ही है कैपिटल T तो डोमिनेंट होमोजाइगस है, स्मॉल t रिसेसिव होमोजाइगस है, और कैपिटल T स्मॉल t हेट्रोजाइगोट्स है, बोलिए तो, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, कोई बहुत बड़ा थ्योरी नहीं है, बस इस पे देखिए, इसको सॉल्व करना हम आपको सिखाते हैं। अब आपके स्क्रीन पे दो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। दोनों क्वेश्चन जो हैं एम्स में पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन एम्स में पूछे गए हैं। एक काम कीजिए, एम्स में ही इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हाल फिलहाल में कुछ सवाल नीट पे भी पूछे गए हैं। मैं और इसके क्वेश्चंस दूंगा आपको, नेक्स्ट लेक्चर में इसके और क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, एक सीट शेयर करूंगा और उस पे आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन पहले आप लोग कीजिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। पहले इन दोनों क्वेश्चन को आप कीजिए, अपने से अटेम्प्ट कीजिए, दोनों का आंसर बताइए। सर फर्स्ट का 1480। फर्स्ट का क्या कह रहे हैं, 1480। 1480। दूसरे का चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। दोनों क्वेश्चन एम्स में पूछे गए हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें हैं,
ठंडे दिमाग से। 0.48 मैं देखता हूँ, मैं सॉल्व करके देखता हूँ, मेरे को आंसर याद नहीं है। देखिए इधर मैं सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि कहीं पे टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो टोटल पॉपुलेशन है 1000। एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। इसमें कैपिटल ए जो है, यानी पी स्क्वायर दिया गया है 360, यहां पे कैपिटल ए स्मॉल ए दिया गया है, और यहां पे क्यू स्क्वायर दिया गया है। हमसे पूछा है कि फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इन जीनोटाइप ए। अब टोटल 1000 लोग हैं, तो ध्यान दीजिएगा 1000 लोग हैं, और उसमें ये होमोजाइगस वाले ए वाले कितने हैं, 360 हैं। तो पहले इनकी फ्रीक्वेंसी निकालिए। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको 360 बटा 1000 करना पड़ेगा। ये यहां पे आ जाएगा 0.36, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी है 0.36। अब आपसे कह रहा है कि क्योंकि ए की फ्रीक्वेंसी है 0.36, देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना होगा, तो ए का मतलब हुआ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हटाइए तो उधर रूट अंडर चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा 0.6। आ गया Yes, sir. आंसर। अब कई बच्चों को नहीं समझ में आएगा, देखो इसको हम दूसरे तरीके से दिखाते हैं। अभी अभी तुम ऊपर क्या लिखे थे कि जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी 1 होती है, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी 1 होती है। मैं दिखाता हूं, यहां देखो, इसमें ए की फ्रीक्वेंसी हो गई 0.36, ये किसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ए की, प्लस 2pq, वहां पे 1000 से डिवाइड दोगे तो वो 0.48 आ जाएगा, प्लस स्मॉल ए की 0.16 आ जाएगी। ये हो गया स्मॉल ए, ये हो गया pq की फ्रीक्वेंसी हो गई। इन सबको जोड़ो तो देखो तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, हो गया। अच्छा, इसमें तुमसे पूछा है कि इस जीनोटाइप में कैपिटल ए में ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, कैपिटल ए में ए की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर ए की फ्रीक्वेंसी 0.36 है, देयरफॉर ए का रूट अंडर 0.36 कर दोगे 0.6 आ जाएगा, बोलो। अगर स्मॉल ए का पूछता तो, अगर स्मॉल ए का पूछता तो ए इज इक्वल टू 16 है, देयरफॉर स्मॉल ए इज इक्वल टू 0.16, 0.4 हो जाता। यस सर। Yes, sir. अब देखो हार्डी विनबर्ग का एक दूसरा भी थ्योरी था, उन्होंने कहा था कि जीन फ्रीक्वेंसी भी कितनी होती है, बोलो तो 1 होती है। और जीन फ्रीक्वेंसी 1 क्या होता है, P प्लस क्यू 1 होता है। P की जगह पे 0.6 आया, Q की जगह पे 0.4 आया, वो भी 1 है, हमारा आंसर सही है। जीनोटाइप की भी फ्रीक्वेंसी 1 और जीन की भी फ्रीक्वेंसी 1। इसमें कौन सा एलियनिस्टिक थ्योरी था। तुम लोग जेनेटिक्स इतना पढ़े हो, इस चीज को बड़े आसान शब्दों में समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। Yes, sir. ठीक है, अब कहता है अगला क्वेश्चन देखो, एक पॉपुलेशन में ए की फ्रीक्वेंसी 0.6 दी गई है, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 0.4 दी गई है। कह रहा है कि ये तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी निकालिए। ऊपर वाले फॉर्मूला में देखिए हेट्रोजाइगोट होता है 2pq, तो चले आइए नीचे, हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी होगी, हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी होगी 2pq। 2 इंटू पी की जगह पे कैपिटल ए, स्मॉल क्यू की जगह पे स्मॉल ए, 0.6 इंटू 0.4, 6 चौका 24, 6 4 जा 24 इंटू 2, 0.48 आ जाएगा। बोलिए समझ में आया। Yes, sir. यस सर। अगर होमो का पूछता तो, होमोजाइगोट्स का पूछता तो 2.6 का स्केल ए इंटू ए करते 0.6 यस सर। इंटू 0.6 कितना आ जाता, 0.36. और होमोजाइगोट डोमिनेंट का ये हुआ। लेकिन अगर होमो रिसेसिव का पूछता तो 0.16 स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए 0.4 इंटू 0.4, 0.16 आ जाता, और सबको जोड़ते तो फिर 1। आ रही है बात। Yes, sir. Yes, sir.
आसान है या नहीं है, बोलिए। यस सर। Yes, sir. दोनों एम्स के क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। थोड़ा सा लगता है टफ क्योंकि लैंग्वेज टफ है, बाकी कुछ है नहीं। मेरा यकीन मानिए कुछ नहीं है। कुछ और क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मेरे पास क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं, किसी बैच में होंगे मेरे ख्याल से। मैं एक्सट्रैक्ट करके आज की क्लास इतनी ही रहने दीजिए हार्डी विनबर्ग पे। अगले दिन हम लोग इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, माइग्रेशन, वो पांचों फैक्टर जो बदलाव लाते हैं, और चैप्टर को करीब करीब खत्म करेंगे। करीब करीब खत्म क्या, मैंने इस महीने में ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। अगले महीने में ह्यूमन हेल्थ शुरू करेंगे, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। मतलब हालांकि इस महीने से पहले ही खत्म हो जाएगा, इसी हफ्ते ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। धीरे पढ़ा रहे हैं तब, पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं तब। इसके कुछ और क्वेश्चंस दूंगा ताकि आपके हार्डी विनबर्ग का आपका डर खत्म हो जाए। तो हार्डी विनबर्ग कुछ नहीं है, उनका कहना था कि पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में होती है, जो कि कभी होता नहीं है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में होता तो जीन की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी 1 रहती, बस वही है। आई बात समझ में? यस सर। Yes. ठीक। और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कौन करता है? तो कभी म्यूटेशन होता है, कभी माइग्रेशन होता है, कभी रिकॉम्बिनेशन होता है, कभी ड्रिफ्ट होता है। ये सब चीजें क्या होती हैं अगले क्लास में पढ़ेंगे। एवोल्यूशन होता ही होता है पॉपुलेशन में, कभी कोई पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। वो लोग कह रहे थे कि अगर होता तो आज की क्लास इतनी ही। एक बार इसको रिवीजन करके आइएगा। मैं ये पीडीएफ अटैच कर देता हूँ हार्डी विनबर्ग वाला। बाकी आप लोग से अगले क्लास में बात करते हैं। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank ठीक you, ठीक, sir. थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. ठीक ठीक, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। चलिए। थैंक यू सर। ठीक।